आज हम अपना हिंदू एडिटोरियल लेके आए हैं। अगला हिंदू एनालिसिस जो है बेटा वो आपका 7 जून 2020 आज की डेट का है। बिफोर वी स्टार्ट आर लेक्चर आपके लिए प्राप्त है इसका एक ऑफ़र है जो आप देख सकते हैं। अगर आपको यूपी पीसीएस और पीसीएस की यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन में कहीं से भी डर लगता है, आप डरते हैं, तो अब टाइम आ गया कि आप कंपटीशन के लिए स्टेप अप करें। देखिए आज की डेट में लॉकडाउन के बाद हमें ये पता चल रहा है कि अब स्टेप इन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है गवर्नमेंट जॉब की तरफ ट्राई करें, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा उसमें बिजनेसेस से क्लियर हो गया कि आप व्यापार करके तो चीज़ें नहीं चला सकते, पर अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो बंद होने पर भी आपको पैसा मिलता रहता है। तो थोड़ी मेहनत करके अपनी लाइफ को बेटर क्यों ना कर लिया जाए। आज की डेट में अगर आप CSC 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आई एम सॉरी, इसमें हम लोग कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, पर अगर आप टारगेट 2021 कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ इंटीग्रेटेड कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन कोर्स होगा ये, एडमिशन ओपन आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक तो आप इसे ऑनलाइन पढ़िए, और जैसे ऑफलाइन होगा वैसे इसी कोर्स को आप कन्वर्ट करा सकते हैं ऑफलाइन में, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बैच 23 जून से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ नीचे नंबर दिए गए हैं, नीचे आपको मेल आईडीज़ दी गई हैं, आप उन पर मेल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे सीधे रिवर्ट करके जवाब दे देगी। आज के एडिटोरियल है 17 जून 2020 है। आज कुछ एडिटोरियल कुछ न्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने आज कुछ टेक्नोलॉजीज़ चेंज किए, कुछ आइडियोलॉजीज़ चेंज किए, कुछ फेसलिफ्ट चेंज किए हैं। आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं जैसे प्रीवियसली कर रहा था आपको PDF प्रॉपर्ली बना के देके वैसे दूंगा, या एडिटोरियल के इमेज दे के आपको समझा दूँ। वो जो आपको अच्छा लगे वो आप मुझे बता दीजिएगा, ये रखूँ या प्रीवियस रखूँ। पहली आपकी न्यूज़ है, थोड़ी सैड है। 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। फेस ऑफ हुआ था गलवान में। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इंडिया की तरफ से तो हमें एक्यूरेट पता चल जाता है कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कितने आर्मी मैंस मारे गए, बट चाइना की तरफ से ऐसा नहीं होता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि भाई ये क्यों हुआ। ये लोग नॉर्मल मीटिंग करने गए थे, नॉर्मल डिस्कशन करने गए थे, डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ऐसा क्यों हुआ। देखिए चाइना अपनी जातियाँ कर रही है, सब कुछ कर रही है, और सबसे बड़ी बात है ऐसा नहीं कि हम आउट नंबर्ड हो के हमने कुछ नहीं किया, हमने भी बहुत लोगों को मारा, हमारे कर्नल आर्मी मैंस मरे, कई इंजर्ड हुए। जो इंजर्ड हुए थे अब उनकी जब डेथ हो गई तो उनके नंबर्स आज 20 हो चुके हैं। तो हम डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी में होने का एक फ़ायदा होता है कि हमारी सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, सारे फैक्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। उनके पास कोई भी ऐसे फैक्ट्स नहीं होते जो हमारे सामने रखे हैं। उनकी यहाँ डेमोक्रेसी ना होने का सबसे बड़ा लॉस ये है कि वो अपनी जो सैडिस्टिक न्यूज़ होती है उसको हाइड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की मीडिया वो रेगुलेट करते हैं। देखिए इंडिया चाइना का ये फेस ऑफ बहुत दिनों से चल रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, पर चाइना नहीं चाहता इसका सॉल्यूशन निकले। उसने भी कल भी आपको मैंने न्यूज़ दी थी, उसने ये कहा था कि अगर इंडियन आर्मी LAC के इधर ना आने लगे और LAC की वायलेशन को ना करे तो कोई मरे ही ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वायलेशन करते हैं भैया। LAC जितनी श्योर है, जितने में हमने डिसाइड किया कि आप यहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे, उसके बाद भी आप उसी जगह पर लड़ रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। और ऐसी सिचुएशन बनेगी तो कहीं ना कहीं बैटलसम सिचुएशन बनेगी अगर आप हमारे आर्मी मैन को मार रहे हैं। जैसे मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें आर्मी को फ्री छोड़ दिया गया है, वो डिसीज़न खुद ले सकती है उसे वहाँ क्या करना है। देखिए आज की डेट में इसकी नीड भी है, हमने CDS बना ही दिया था। इस पोस्ट का भी एक फ़ायदा ये है कि आज तीनों विंग्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो अब चाइना को इस गलत फहमी में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हम ईजिली इसको टैकल नहीं कर सकते। हाँ प्रॉब्लम होगी, इशूज़ होंगे। अब इन्हें प्रॉब्लम क्या है, आज से पहले कभी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क हमारी कंट्री नहीं कर रही थी। आज अगर आप कभी ध्यान दें तो आज हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जहाँ पर 62 के बाद से आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं उससे चाइना को प्रॉब्लम हो रही है, इस चक्कर में फेस ऑफ चलता जा रहा है। बट कोई नहीं, हमें भी अपने आप को सिक्योर करना है, हमें भी अपनी बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो हम करेंगे। अब उसको करने के लिए क्या इश्यूज़ बनते हैं वो बात की बात है, उसे हम देखेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बेटा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। लोनार लेक थी बेटा, उसका कलर चेंज हो गया, वो सडन पिंक हो गई। तो इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है। उस कोर्ट की बेंच ने ये कहा है कि भैया तुरंत जाइए वहाँ पर और उसका रिसर्च करिए और बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो हाई कोर्ट के डिसीज़न के बाद वहाँ पर टीम गई थी, उन्होंने इसका पानी लिया, और इवन आपकी हाई क्वालिटी चीज़ें हैं इसलिए वहाँ पर देखना पड़ता है। देखिए वहाँ हो क्या रहा है ये भी आप समझिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ गया, और उसके साथ नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग गए, इवन इसरो भी इनको सपोर्ट कर रहा है, नासा के एक्सपर्ट भी वहाँ पर हैं जो वहाँ आए हैं। अभी देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये वर्ल्ड में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर जो लूनर सरफेस में चीज़ें पाई जाती हैं वैसे सब्सटेंस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई चीज़ होगी तो प्रॉब्लम होगी। इसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट ने वहाँ पर एक और हुआ था
RIN अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें कहा था कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको देखना है और ये सब करना ज़रूरी है। लूनर किडनी रोड एक बन रही थी जिससे कहा गया था यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको बंद कर दिया गया जब तक अगला ऑर्डर नहीं आएगा। तब से 29 जून को हेयरिंग होनी थी इस मोटर की, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये प्लेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जो मून में भी पाए जाते हैं। देखिए, मून से हम बहुत सारी चीज़ें तो ला नहीं सकते, बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज हो जाएगी कि वहाँ से आप कोई भी चीज़ लेके आएँ, तो वो चीज़ें लाना तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उस चीज़ को तो नहीं ला सकते। तो ये सब एक्सपर्ट हैं जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये कलर है बेटा जो इस कलर में सडन चेंज हो गई, तो ये एक कंसर्न भी है, मैजिक जैसा भी है। कोई ना कोई तो इन्वायरमेंटल चेंज है जिसके कारण ऐसा हुआ कि पूरा रिवर का वाटर ही चेंज हो गया और पिंक हो गया। मैटर ऑफ कंसर्न है, तो इसके बारे में बात की जा रही है और ये कहा गया कि ये रोड अब नहीं कंस्ट्रक्ट होगी जब तक ये अगला ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल चेंज दे रही है। और इसके बाद बेटा अगला रिपोर्ट जो है ये आपका यही सी बात है कि आपको एक कंडीशन दिखा रहा है कि ये वाला जो आपका एडिटोरियल है ये आपकी हैबिट्स और कोरोना पेंडेमिक के टाइम पर क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। देखिए, हमारी हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, हाथ धोना, सैनिटेशन, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें हम नहीं करते। तो कोविड-19 से रिलेटेड ये फिर भी है। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स ये दिए गए हैं कि भाई हमारी हैबिट्स नहीं सुधर रही हैं, हम जब तो खुद की हैबिट नहीं सुधारेंगे। लॉकडाउन एक सॉल्यूशन तो है नहीं कि आप परमानेंटली लॉकडाउन रखेंगे और लोग सुधर जाएंगे। आपको पर्सनल हाइजीन रखनी पड़ेगी, आपको सैनिटेशन प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग खुद फॉलो करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए क्या होगा। देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कल भी मैंने आपको डिटेल में पूरा आर्टिकल समझाया था। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आप बेटर कंडीशन कैसे देंगे, उनको कैसे काम करने देंगे, क्या प्रॉब्लम है, किसे कैसे सॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है। देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो माइग्रेंट वर्कर कुछ जगह फंस गए थे, फिर उसके बाद वो वापस अपने घरों पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इकनॉमी इस कंडीशन में है कि हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देने लायक नहीं बचे। तो आने वाले टाइम पे हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, उनकी कंडीशन कैसे सुधरेगी, इस सीरियस कंसर्न पर भी वर्क करना ज़रूरी है, जिस पे गवर्नमेंट को भी काम करना है। देखिए कब से करती है, क्या आइडियोलॉजी, क्या प्लान वो निकाल के लाती है। अब वो जो प्लान निकाल के लाएगी वही माइग्रेंट वर्कर उसी हिसाब से काम चलेंगे। जैसे अभी कहा गया था जो आपका टैप वाटर का ऑप्शन है, तो जल जीवन मिशन जिसे आप बोलते हो, उसके लिए आप इनको हायर कर सकते हो। रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेट में हो गया, उसके लिए इन्हें रखें और मनरेगा के थ्रू इन्हें पैसे दें। तो ऑप्शंस हैं, देखते हैं गवर्नमेंट इसके लिए क्या सोचती है और कैसे करती है। इसके बाद अगला है नेपाल का। देखिए, नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन आपको अभी बताए क्या हो रहा है, आपको पहले भी बता चुके हैं। सैगोली ट्रीटी हुई थी जिसके थ्रू जो एरिया हमारे पास आज की डेट में है वो कायदे से नेपाल की सैगोली ट्रीटी के थ्रू इनके पास था। पहले यहाँ पर जब मोनार्की रहती थी तो कोई टेंशन नहीं होती थी। आज अगर आप देखेंगे तो नेपाल प्रॉपर डेमोक्रेटिक मैनर में काम कर रहा है। वो ये देख रहा है कि उसको सिर्फ एक कंट्री से रिलेशन बना के नहीं चलने, वो चाइना से भी बना रहा है, इंडिया से भी बना रहा है, इनके यूरोपियन कंट्रीज़ भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उसने अपने विंग्स खोले और वो कोशिश कर रहा है। देखिए, टूरिज्म के मामले में नेपाल बहुत आगे है, तो यूरोपियन नेशन और अमेरिकन भी बहुत फ़ायदा लेगी, क्योंकि एवरेज जैसी चीज़ यहाँ पर है और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है। तो सब चाहते हैं कि यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए अब इंडिया के साथ ये जुड़ के नहीं रह रही है, अदर नेशंस के साथ भी मिल रही है और उनका सपोर्ट भी ले रही है। दूसरी चीज़ ये कि अब बेटा जो एजुकेटेड नेपालीज वहाँ पे आ रहे हैं, मोनार्कियल अप्रोच से हट चुके हैं, अब उन्हें डेमोक्रेसी समझ में आती है, उसकी आइडियोलॉजी समझ में आती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और नेपाल को हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इस पर नहीं दे रहा आपको, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेसेस के बारे में बात कर रहा है। जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद आज क्या क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पैंडेमिक के बाद कैसे काम होगा। जैसे आज की डेट में एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, होटल, इन सब की बात करें तो आज कंडीशन बिगड़ी है। अगर आप ये कहें कि भाई एविएशन इंडस्ट्री को टाइमली कैटरिंग फूड सर्विसेज मिल जाएंगी और वो अपने फूड ऑन फ्लाइट दे पाएंगे, तो ऐसी चीज़ें आज थोड़ी इम्पॉसिबल हैं। भाई मैन पावर कम है, रिसोर्सेज कम है, कंस्ट्रक्शन साइट पे वीकनेस है। आप ही कई भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज भी बंद हैं, उनकी कंडीशन बिगड़ी है, इकनॉमी फॉल ऑफ में जा रही है, इसको आप कैसे इंप्रूव करेंगे। देखिए, कोविड-19 ने कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम दे दी। आज सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टेड अगर इंडस्ट्रीज़ की आप बात करोगे तो 3 इंडस्ट्रीज़ को हम ले सकते हैं जिनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है और इनको आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। पहला हो गया आपका एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री को हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका जिम, जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बंद है। तीसरा सिनेमा,
बॉलीवुड, ये पूरी तरह बंद है। तो इन 3 इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही। 16 मार्च से इसको लॉकडाउन में रखा और आज भी लॉकडाउन में। और कई ऐसे फैक्ट्स हैं, आज होटल आपने खोल दिए, कैटरिंग सर्विस खोल दी, मॉल्स खोल दिए। अब आप ये बताइए, होटल खोल दिए, जब लोग बाहर जा ही नहीं रहे कोविड-19 के चक्कर में, तो होटल्स और रेस्टोरेंट आपके लिए क्या करेंगे? कैटरिंग सर्विसेज खोल दी, मॉल्स खोल दिए, सेलिंग कैसे होगी? एसी को छोड़ के और क्या बेच खरीदेगा कोई गर्मी में? तो गवर्नमेंट को सीरियस कंसर्न पे सोचना चाहिए, या तो प्रिकॉशंस लगा के सब कुछ खोल दे, या 15-20 दिन के लिए और सब कुछ बंद कर दे, स्ट्रेटली किसी का मूवमेंट ही बाहर बंद कर दे, सबका मूवमेंट बंद कर दे। और अपने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सीरियस कंसर्न ले, सबको सेल्फ असेसमेंट करने के लिए मैंडेटरी करे। जिसको सर्दी जुकाम बुखार है वहाँ पर जाके टेस्ट करे। इस एसिम्टोमेटिक लोगों को भी चेक करें, उनके सिम्टम्स को भी चेक करने। एसिम्टोमेटिक पेशेंट अगर चेक होते रहेंगे तो हमें केस पता चल जाएंगे। 20-25 दिन के लॉकडाउन के बाद कम से कम चीज़ें रेगुलेट तो हो पाएँ। आज जो रेगुलेशन आपने स्टार्ट किया उसमें लोगों की हैबिट अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और सीरियस कंसर्न, क्योंकि कैसे करेगी अगर इस तरह से बिज़नेस और चीज़ें खोलेगी तो ये सारी इल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको आप रिटैकल नहीं कर पाओगे, इनको दोबारा गेन नहीं करा पाओगे। ये सारी प्रॉब्लम आपके सामने रह जाएंगी और इनका कोई सॉल्यूशन हमारे पास फिर नहीं मिलेगा। और अगर हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम फ्यूचर कैसे चलाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। आप सिक इंडस्ट्रीज़, क्लोज इंडस्ट्रीज़ और वहाँ से जुड़ने वाले एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए। आप माइग्रेंट लेबर के बारे में सोच ही नहीं रहे, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। आपका जब मन कर रहा है आप चीज़ें खोल रहे हैं, जब मन कर रहा है उसका रेगुलेशन कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग लेके बैठना पड़ेगा। उसके बिना आप इस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा, कोविड-19 के केसेस भी नहीं कम हो रहे, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बेटा दो है, एक क्लोज्ड अगेन एंड कोटा केस। क्लोज्ड अगेन फिर से देखिए, चेन्नई को एक ऑप्शन दिखा भाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चेन्नई फिर से अपने आप को तमिलनाडु में क्लोज कर रही है। उसने कहा भैया हमें नहीं समझ में आ रहा, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो 19 तारीख से फिर से 12 दिन के लिए, मतलब 30 जून तक ये बंद हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ है, 2 दिन इन्हें, 3 दिन इसलिए दिए गए कि वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट अपनी अपनी चीज़ों को कर लें। जो ये लॉकडाउन का आइडिया है, क्या ये इंडिया नहीं स्टार्ट कर सकती? जब इसने 24 को काम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, इसको कहना चाहिए कि 6 से 7 दिन हम आपको दे रहे हैं, रेलवे सर्विसेज ऑन रख रहे हैं, आप जितने लोग हैं माइग्रेंट वर्कर लोग वो सब अपने पास चले जाएं। देखिए, पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड-19 के केसेस बढ़ने का लॉकडाउन के टाइम पे भी कंडीशन ये थी कि लोग अपने घर जाने के लिए निकले हुए थे और उनकी कंडीशन बुरी थी। अगर जो आज आप काम कर रहे हैं, अगर ये आज से 84 दिन पहले स्टार्ट कर देते तो शायद आज कंडीशन बेटर होती। बट नेवर इट्स लेट। तो आज की डेट में भी आप काम अगर प्रॉपर करोगे तो आपका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद कोटा केस है, आज भी आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ किया है, केसेस बढ़ा दिए। मेडिकल के टाइम पर उनके 15% रिजर्वेशन और बढ़ा दिया है। ये रिजर्वेशन है जो बढ़ाती जा रही है। अब सिंपल सी चीज़ है, रिजर्वेशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये इक्वलिटी की बात करता ही नहीं। रिजर्वेशन कहीं पे भी आपका फंडामेंटल राइट में भी नहीं जुड़ा। इक्वलिटी देने की बात के लिए रिजर्वेशन लगा था। बाबा साहब ने जब इसे लगाया था, इन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन हम 15 से 20 साल में ख़त्म कर देंगे, इक्वलिटी आ जाएगी। बट आज रिजर्वेशन को एज अ पॉलिटिकल एजेंडा देखा जा रहा है और इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि कई डिप्रेस क्लास इसी चक्कर में वोट देते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा, बिना पढ़े मेहनत के जॉब मिलेगी। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन जैसी जगह पर रिजर्वेशन इज़ रिस्की। आप मेडिकल इंजीनियरिंग इन जगह रिजर्वेशन ना दें, बाकी जगह आप देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लाइफ थ्रेटनिंग जगह है वहाँ पर नहीं देना चाहिए, वहाँ पर एलिजिबल पर्सन को ही अंदर जाना चाहिए। तो रिजर्वेशन का कंसर्न है, इसको आप देखें, समझें। आप क्या कहते हैं आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रिजर्वेशन होना चाहिए या 11th-12th तक की एजुकेशन मैंडेटरी सबके लिए फ्री कर देनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। उसके बाद आप ओपन कॉम्पिटिशन में जाओ। ये बेहतर ऑप्शन है या ये बेहतर ऑप्शन है कि आप रिजर्वेशन देते रहें। इसके बाद बेटा, इन डिफेंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके बारे में बात की जा रही है। बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि 2 साल के लिए इस पर हम फंड नहीं देंगे। अब ये एमपीज़ की बात होती है। अब इनको फंड इसलिए मिलता है क्योंकि अपनी लोकल एरिया को डेवलप करे, बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, मिलता रहता है। अब यहाँ पे फंक्शन वही कर पाएगा ना जो बंदा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो है वो अपने एरिया को बेहतर जानता है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी डेवलपमेंट के बारे में वो करेगा। अब आईएएस के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये आपका आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इससे प्री में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में भी बन सकते हैं। MPLADS है क्या? ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है और ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चलती है। यहाँ पर स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में करी थी। PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और ये डेवलपमेंट देखती है, ठीक है। इसके बाद लोकसभा में जो रिकमेंडेड वर्क है उसके रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करा सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट पूरी कंट्री में चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। 2011-12 से पहले 2 करोड़ फंड था। देखिए, इसमें भी बताया दे रहे हैं, स्टार्ट हुआ था तो 2 से 4-5 लाख फंड मिलता था। इसके बाद 98-99 में इसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। उसके बाद इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। आज ये फंड मिलता है। नॉन लैप्सेबल फंड होता है। नॉन लैप्सेबल का मतलब है जैसे आपको हर फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ मिला
तो पहले साल 5 करोड़ मिला, इसमें से आपने 2 करोड़ खर्च किए, 3 करोड़ बचे। फिर दूसरे साल आपको 5 करोड़ मिला तो 8 करोड़ हो जाएगा। इस 8 करोड़ में आपने 1 करोड़ खर्च किए। तीसरा साल आया, फिर आपको 5 करोड़ मिले तो आपका 12 करोड़ हो जाएगा। तो फंड लैप्स नहीं होगा, ये आगे ऐड होता जाएगा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ करें। इसमें 15% फंड ऐसा है जो बेटा शेड्यूल कास्ट के लिए यूज़ होना है, और 70.5% है जो शेड्यूल ट्राइब के लिए यूज़ होना है। तो उनके डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए भी इसमें वर्क किया जाता है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस वर्क को कहाँ पर रिकमेंड किया जाता है, कहाँ पर नहीं रिकमेंड कर दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कन्वेंशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, सेफ्टी। तो अगर इस पर फंड सीरियसली लगाए जाते हैं तो हेल्थ केयर की कंडीशन हमारी सुधरी होती है, रोड, रेलवे, पाथवे, इस पर भी कंडीशन सही होती है, स्पोर्ट, एग्रीकल्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एनजीओज आपके होते हैं, और अर्बन डेवलपमेंट इस पे लगता। रेजिडेंशियल, ऑफिशियल, प्राइवेट एजेंसीज़ की बिल्डिंग के लिए नहीं बनेगा। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं होगा। लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन के लिए नहीं होगा। एसेस्ट किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं खरीदेंगे। बेनिफिट नहीं देंगे किसी को, और किसी अप्रूव्ड स्कीम के पार्ट नहीं बनेंगे। रिलीजियस वर्शिप के लिए नहीं देंगे, और कोई मेमोरियल या बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं देंगे, इसके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। ये रिकमेंडेड वर्क हैं, तो अगर ये भी प्रॉपर होते तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता रहता। अब इसमें बेटा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, इसको भी आप समझिए। इसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है, लोग आपसे ये कहते हैं कि भैया ये वर्क यूज़ कैसे होगा। तो पहले समझ लीजिए इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर फंड डायरेक्टली आपके एमपीज़ को नहीं मिलता। ये फंड यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड डेवलपमेंट है, ये असाइन करती है, ये सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे देती है। अब यहाँ से ये फंड सैंक्शन होता है, ये सैंक्शन करते हैं एलिजिबल वर्क के लिए, और उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, फिर जितना होता है उसका डेटाबेस रखते हैं डायरेक्ट ऑफिस में, जिसे MPLADs गवर्नमेंट में डाला जाता है, और फिर RTI फाइल होती है, ताकि अगर कोई RTI फाइल करे तो वो जान पाइए फ़ंड कहाँ गया। तो ये ऑफिसर पे डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ट्रांसपेरेंसी है। अब ये कहा गया कि इंस्पेक्शन अगस्त 2017 में किया गया। 18,82,180 वर्क थे, और इसमें 44,929.27 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो ये फंड इन्हें दिया गया था 2017-18 में। तो अगर इसको प्रॉपरली ये चलाते और डेवलपमेंट करते तो हमें फ़ायदा होता। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं, कैसे काम चलता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जाहिर सी बात है, करप्शन हो सकता है, और उसके बाद करप्शन होता है, ऑफिसर सब मिले हैं तो करप्शन होना बड़ा आसान होता है, इसको आप कभी नहीं जोड़ सकते, इसमें आप कोई काम नहीं कर सकते। इसके बाद MPLADs का पॉलिटिकल माइलेज होता है, इस पर भी सारी कंडीशन होती है, इस पर भी आपको काम करना पड़ता है, इसमें भी आप कोई हेल्प नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आपका कोई काम नहीं होता। इसके बाद अंडर यूज़ और वेस्टेज ऑफ द फंड होता है, इसमें भी हम कोई हेल्प नहीं दे सकते। इसके बाद MPLADs कैसे इंप्रूव हो सकता है, बेटर ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग करी जा सकती है। लैप्सेबल फंड है, इसके बारे में भी जब तक इस फंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सिटीज़न पार्टिसिपेशन भी होता है, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप लोकल नीड पूरी नहीं कर सकते। एडिक्वेट मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सफिशिएंट पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए, तभी हम इसके लिए काम कर पाएंगे, इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। ये भी बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी। इसके बाद जाहिर सी बात है, ये फ़ंड जो दिया जाता है तो इसका सुपरविज़न होता है, गवर्नमेंट सब इसे रखती है। अब ये MP को फ़ंड मिलता है, लेजिस्लेशन में काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इस फंड को अगर नहीं देंगे तो कई रिएक्शन है, कुछ कहते हैं अच्छा है, करप्शन रुकेगा, सारी चीज़ें होंगी, कुछ कहते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा लॉस ही होगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अपोजिशन मूव करती है, कहती है भैया ऐसे कोई काम नहीं होगा, इससे कोई हेल्प नहीं होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, इसमें भी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब इसमें स्कीम में करप्शन तो है, बट इतना नहीं जितना हमें लगता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को लोग बेहतर समझते तो माइक्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर चल सकते हैं, इसमें हम कोई हेल्प कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के थ्रू चलता है। ये स्कीम जो है ये अंडरगोज इम्पार्शियल है और कई ऑडिटिंग के बीच में जा सकती है। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट फ़ंड की होती है, रिलीज़ तभी होती है जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाती है, तो इसे चल सकते हैं। इस तरह यहाँ पे करप्शन हो नहीं सकता। यूनियन गवर्नमेंट इन चीज़ों को देख सकती है, बट ये डेवलपमेंट के लिए हैं, और ये एक एंटीडोट है फेवरेटिज्म का। भैया अगर आपको कोई काम करना है तो आप किसी अपने पर्सन को भी ये चीज़ दे सकते हो, उससे भी हो सकता है। जैसे हमने को बताया 7.5% जो है इसे शेड्यूल ट्राइब्स को देना पड़ेगा, 15% बाकी लोगों को देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ये डेवलपमेंट कैसे होगा, सब कुछ है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई स्टेट इसमें काम कर रहे हैं, कुछ स्टेट अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं। केरला इसमें बहुत अच्छा काम करता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बेटा इसमें जो है आपका पार्शली डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, स्पेशल एबिलिटीज़ पर्सन होते हैं, उनके लिए भी वर्क होता था, वो भी नहीं होगा। तो आज की डेट में आप अगर देखेंगे तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें रुक चुकी हैं, इम्प्रॉपर हो रही हैं, आज काम इसके बारे में नहीं हो रहा था। इन चीज़ों को आप समझ और कर नहीं सकते।
आज के लिए बेटा इतना ही है। अगर आपको हिंदू अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लोगों तक पहुँचाएँ। कल से इसमें मेंस राइटिंग के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और कुछ एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट कर दूंगा डालने। आज के लिए लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें, करियर की तैयारी करें क्योंकि एग्ज़ाम पास में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।